Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I am going to discuss in this video the very interesting chapter of 10th class biology, control and coordination. And in with the help of this chapter, we will learn how the nervous system of human body is actually working and what kinds of parts involved there and how the human body receive and sends the particular signals according to their external stimuli. So let's start the control and coordination chapter. एक्चुअली इसमें जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वर्ड है ये यही वर्ड पूरे चैप्टर को डिफाइन करता है कि मतलब कैसे बॉडी का कंट्रोल होता है और जब कंट्रोल जब हर बॉडी पर होता है जब मतलब हर पार्ट पे होता है तो कैसे एक सारे पार्ट्स मिलके कोऑर्डिनेशन से वर्क करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक मैनर में जब बॉडी वर्क करती है तो उसको प्रॉपर हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कंट्रोल उस पूरे ऑर्गन्स को और पूरे पर्टिकुलर एक्शन को कौन कंट्रोल करता है ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर देखा था लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस में हमने काफ़ी सारे सिस्टम्स को पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस जो है वो पूरी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स हैं वो सर्कुलेट नहीं होंगे। और अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम नहीं होगा तो बॉडी से जो ब्लड है वो उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि बॉडी के अंदर हर जो लेवल हर जो ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत बेहद ज़रूरी है लाइफ को प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का भी एक पार्ट एक फंक्शन होना चाहिए। तो वही फंक्शन अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। We had started with a nation we all have that if we see something moving it is alive. Some of these movements are fact the result of growth as a plant. A seed germinates, grows, and we can see that the seeding moves over the course of few days. It pushes soil aside, come out. But if its growth were to be stopped, these movements would not happen. Some movement is in many animals and some plants are not connected with growth. A cat running, children playing on swing, buffalo chewing cud, and these are not movements caused by the growth. मतलब इसमें यही है कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म और प्लांट के जो दिखाई देते हैं, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सीड जो जर्मिनेट करता है तो वो हमें जर्मिनेट हुआ नहीं दिखता, लेकिन अगर हम उसको 5 दिन बाद या 7 दिन बाद देखेंगे तो वो जर्मिनेट होता हुआ मतलब कि हमें लगेगा कि हाँ वो जो है सॉइल से बाहर निकल के आ गया है। इसी तरीके से और भी बॉडी के सारे मूवमेंट्स हैं जो कि नोटिसेबल होते हैं, जैसे रनिंग करना और अगर हम बात करें साइकिलिंग करना, प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंदर जो है कि मूवमेंट्स नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं। तो वाई डू वी एसोसिएट सच फिजिबल मूवमेंट विद लाइफ? अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक मूवमेंट एज रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसका मतलब मूवमेंट एक्चुअल में कब होता है? अगर हम मूवमेंट की बात करें तो जब भी किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब तक आपको कोई स्टिमुलाई का मतलब होता है कि जिसके लिए बॉडी रिस्पॉन्स करती है, चाहे वो प्लांट रिस्पॉन्स करें चाहे वो ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स करे, लेकिन वो रिस्पॉन्स ज़रूर करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने प्लांट को पानी नहीं दिया तो वो कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक सूख जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपने यानी कि उसके लिए जो वाटर है वो एक नीड है और एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरह काम कर रहा है कि जब उसे वाटर मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा। जैसे अगर हमारे पैर में कांटा लग गया तो पैर जो कांटा है वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या कि उसके लिए हम रिस्पॉन्स करेंगे। यानी कि जैसे ही अगर हम बात करें कि गर्मियों में जो है वो मोस्टली जो वाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं उनको प्रेफर करते हैं ताकि जो हीट है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ना हो। दूसरी बात क्या होगी कि जो ठंड होती है यानी विंटर्स का सीज़न होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम कैसे सिस्टम को रखते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी की हीट लॉस्ट ना हो, ज़्यादा हाइपोथर्मिया ना हो। तो मतलब क्या हो गया कि इसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। तो चाहे वो हीट हो या लाइट हो या कोल्ड हो तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारे ही जो कैटेगरी है वो ये स्टिमुलाई कहलाएंगे। मतलब अगर ज़्यादा लाइट होती है तो हमारे जो पीपल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं आइज़ के, और डिम लाइट में वो डायलेट हो जाते हैं। तो मतलब लाइट के लिए भी हम रिस्पॉन्स करते हैं,
हीट के लिए भी रिस्पॉन्स करते हैं, हो टच के लिए भी करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए अगर 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 कोई अगर बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम एकदम से उस पर हाथ नहीं रख देते, और रख भी देते तो तुरंत हटा लेते हैं, तो हीट भी हो गई। तो ये सारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं। तो यानी हीट, लाइट, कोल्ड वगैरह ये सब स्टिमुलाई हैं जिसके लिए रिस्पॉन्स हम करते हैं। इसी तरीके से प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट किसके लिए रिस्पॉन्स करेंगे? प्लांट भी टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जब जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट भी लाइट के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर लाइट प्रेजेंट है तो प्लांट वर्क करेंगे, उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलेगी। लेकिन जब नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेंगे। तो यही कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी उनके लिए रिस्पॉन्स करती है। तो इसी को हम इसी सब के बारे में अब इन चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर ऑफ दिस, इट बिकम अपरेंट दैट ऑल द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द environment is carefully controlled. Each kind of change in environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friend in class, we whisper rather than shouting loudly. मतलब कि हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है ये हमारी बॉडी डिसाइड करती है। और बॉडी में भी जो इस पूरे रिस्पॉन्स सेक्शन को जो मेन ऑर्गन हमारा है जो वर्क जो कंट्रोल करता है वो डिसाइड करता है। तो कैसे है? ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर एग्जामिनेशन हॉल है और उधर हम सीधे जाके चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से बॉडी को रिएक्ट करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े मैदान में खड़े हुए हैं, ग्राउंड में खड़े हुए हैं, और कोई आपसे बहुत दूर है, तो आप धीरे से उसको नहीं बुला सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं वो ये है कि आपको शाउट करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। लेकिन आप एक कमरे में नहीं चिल्ला सकते। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठ के अगर एक दूसरे फ्रेंड से बात करते हैं तो विस्पर करते हैं, मतलब धीरे धीरे बात करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड में रहेंगे तो तेज़ बात करेंगे। मतलब क्या हो गया कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी हमारी क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। किस तरह रिस्पॉन्स करना है वो भी हमारी बॉडी ही डिसाइड करती है। उसके बाद बात आती है कि क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट ट्रिगरिंग इट। Therefore, such control movement must be connected to the recognizing of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. In other words, living organ must use system providing control and coordination in keeping with the general principle of body organization in multicellular specialized tissue used to provide this control and coordination. यानी कि हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, और स्टार्टिंग मल्टी सेलुलर यानी सेल्स, उसके बाद टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी तैयार हुई। तो इस पूरी जो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम बनाया गया जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और वही नर्वस सिस्टम अब पढ़ेंगे। ये दो पार्ट में हमको पढ़ना है, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स और नर्वस सिस्टम इन प्लांट। तो प्लांट्स में एक्चुअल में नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो उनका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? और अगर बिल्कुल बात की जाए कि हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर तो नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम ह्यूमन ही बींग्स के अंदर है, तो हम अपना नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, और प्लांट का जो भी अपना आगे जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में जो है फाइटो हार्मोनल सिस्टम होता है, जिसमें उसके हार्मोन्स उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। तो इन एनिमल्स सच ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जैसे कि हमने आप लोगों ने 9th क्लास में टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़े होंगे। तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में क्या है कि उसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं न्यूरल टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू बोल सकते हैं, नर्वस सेल बोल सकते हैं। उसी से मिलके एक पूरा नर्वस सिस्टम बनता है जो कि टच के लिए, हीट के लिए, सेंस के लिए सेंस करता है। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं तो देख सकते हो आप कि दिस इज़ द नर्व सेल, यानी कि दिस इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व सेल से मिलके बनता है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूरॉन का है। न्यूरॉन जैसे बॉडी में और बाकी के सेल्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं,
और काफ़ी सारे मसल सेल्स होते हैं। उसी तरीके से जो है नर्वस सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे मसल सेल्स मस्कुलर सिस्टम बनाएंगे, बोन सेल्स हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाएंगे, एपिथियल सेल हमारा सॉफ्ट टिश्यूज़ का सिस्टम बनाएंगे। इसी तरीके से जो न्यूरॉन्स है वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाएंगे। और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है जिसको हम लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं, जिसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो इसका जो रीज़न है, इसको 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका आगे वाला जो डेंड्राइट, जो न्यूक्लियस वाला जो हिस्सा है, न्यूक्लियस और डेंड्राइट वाला हिस्सा, इसको हेड रीजन बोल सकते हो। और एक्सोन वाला हिस्सा है, इसको आप बोल सकते हो मिडिल रीजन। और लास्ट वाला जो हिस्सा है इसको बोल सकते हो आप लास्ट में, यानी कि एंडिंग रीजन। यानी कि हेड, मिडिल और टेल, इसको हम बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसका हम देखते हैं कि तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि हम इसमें नर्व, तो न्यूरॉन्स जो है वो उसको डिवाइड किया गया है न्यूक्लियस, यानी कि इसके जो पार्ट हैं उसमें, क्योंकि ये सेल है तो हर ईच एंड एवरी सेल कंटेन न्यूक्लियस एक्सेप्ट आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के सब में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूरॉन में भी होगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका मतलब इसमें ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं, जो इसके जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। देन इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये सेल बॉडी कहलाते हैं। देन उसके बाद जो साइड सेल बॉडी से एक पतली सी जो है एक नर्व अराइज होती है जिसको एक्सोन बोलते हैं। और एक्सोन 3-4 पार्ट में लास्ट में डिवाइड हो जाती है जिसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। यानी कि नर्वस सेल्स का, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि हमारे जो एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई है उससे रिस्पॉन्स लेना, और पर्टिकुलर जो ऑर्गन कंट्रोल कर रहा है, यानी ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटी। तो ब्रेन तक सिग्नल्स का पहुंचाना ही इनका काम होता है। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट ब्रेन से नहीं रहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहती है ब्रेन से। तो जैसे कि हम बात करें तो इसमें डेंड्राइट वाला जो रीजन है वो मैसेज को क्या करेगा, पिकअप करेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा। देन वही मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में एक्सोन से ट्रांसफ़र होगा, और एक्सोन से ट्रांसफ़र होने के बाद में वो नर्व एंडिंग तक चला जाएगा। और यहाँ से नर्व एंडिंग से दूसरा जो है न्यूरॉन वो अटैच रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ में एकदम से अटैच, जैसे न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है दूसरे न्यूरॉन की वहाँ से स्टार्टिंग होगी, यानी कि एक की नर्व एंडिंग के साथ में अटैचमेंट होगा दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट का, लेकिन ये पूरा अटैचमेंट नहीं होगा, थोड़ा सा गैप होगा। तो इसका मतलब दो न्यूरॉन के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। उस गैप, वो गैप इसलिए रहता है कि यहाँ से डेंड्राइट जो रिसीव कर रहे हैं किसी भी स्टिमुलाई का सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में से भी रिसीव कर रहे हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रांसफ़र होती लास्ट पार्ट न्यूरॉन तक जाता, यानी कि नर्व एंडिंग तक जाता है। और नर्व एंडिंग में वो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाता है, हम बात करते हैं केमिकल सिग्नल में, और केमिकल सिग्नल फिर दोबारा से दूसरे के डेंड्राइट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब दूसरे वाले से ट्रांसमिट होगा तो उसके नर्व एंडिंग में जाके वो दोबारा केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज सिस्टम चलता रहता है, और ऐसे ही सारे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। एक का न्यूरॉन का नर्व एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग, यानी कि दूसरा जो है दूसरे की जो स्टार्टिंग वो डेंड्राइट से होती है। तो इस तरीके से ये न कहला, यानी कि इस तरीके से जो है वो पूरा एक सिस्टम है। एक जैसे कि जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, तो उसमें एक तार जो है वो क्या हो, रिसीवर का होता था, और एक जो है वो जिसमें ट्रांसमीटर का था। यानी कि इसका मतलब एक जो है वो जिसके थ्रू हमारे मैसेज जाएंगे, और एक जो है जिसके थ्रू मैसेज आएंगे। तो मैसेज जाने और मैसेज आने के बीच में भी एक मीडिएटर हुआ करता था। तो उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर 3 तरीके के बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और रिले न्यूरॉन्स होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर रिसीव करते हैं सिग्नल को, और वो ट्रांसफ़र करते हैं किसको, रिले को। और रिले जो है वो ये समझते हैं कि ये पर्टिकुलर सिग्नल किसके हैं, वो फिर उसको मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देते हैं कि अब इसके लिए रिस्पॉन्स करना क्या है। तो जो रिस्पॉन्स के जो मैसेज लेकर आते हैं वो मोटर लेकर आते हैं। सपोज़ जैसे गरम प्लेट पे हाथ रखा तो हम तुरंत एक्शन दे देते हैं, लेकिन गरम प्लेट पे जो गरम हीटनेस के जो सिग्नल थे वो सेंसरी न्यूरॉन लेकर गए स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ने ही तुरंत
रिले न्यूरॉन्स ने ही तुरंत मोटर को ऑर्डर दिया कि तुरंत इससे हाथ हटा लो, तो हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई और वो हाथ हमारा हट गया। तो इस पूरे इसमें यही है, सिंपल सिस्टम है कि वी नीड टू डिटेक्ट इट। द रिस्पॉन्स इज हाउ डू वी डिटेक्ट अवर टचिंग और हॉट ऑब्जेक्ट। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट is detected by the specialized tips of some nerve cell. These receptors are usually located in sense organs such as in our eyes, nose, tongue और ऑनसो। यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको सेंस ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे नोज़ है, नोज़ जो है वो सेंसिटिव होती है स्मेल के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। ऐसे ही जो स्किन है वो हीट और लाइट उसके लिए, कोल्ड के लिए ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो वहाँ थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन हमारी भी सेंस ऑर्गन होती है, नोज़ हो गया। आइज़ में हमारे रेटिनल सेल्स होते हैं, यानी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि वो लाइट को रिसेप्ट करते हैं। इसी तरीके से जो टंग है हमारी, वो खट्टा, कड़वा, मीठा ये सब टच सेंस करती है, इसीलिए टंग भी सेंस ऑर्गन है, क्योंकि वहाँ गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर न्यूरॉन्स की जो वो है, जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो सेंस ऑर्गन्स बन चुके हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं स्टूडेंट। और सेंस ऑर्गन्स की जब बात आती है तो फिर इस तरीके से हम इनको अलग अलग रिसेप्टर बात कर सकते हैं। तो जैसे दिस इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड दैट एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व, ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डेंड्राइटिक टिप all set of chemical reaction creates an electrical impulse. This impulse travel from the dendrite to cell body, यानी डेंड्राइट से पहले सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सोन में जाएगा, फिर एंड में चला जाएगा नर्व एंडिंग में। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल, फिर वहाँ कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। These chemical across the gap and synapse that start a similar electrical impulse in a dendrite to next neuron। तो इसी तरीके से वो नेक्स्ट न्यूरॉन में, यानी कि एक की नर्व एंडिंग और एक की स्टार्टिंग दूसरा कनेक्ट रह जाता है। इस तरीके से इम्पल्स जो है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल में चेंज होते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो गैप है यहाँ पर दो न्यूरॉन के बीच में, जहाँ पर एक की नर्व एंडिंग है और दूसरे की डेंड्राइट्स की स्टार्टिंग है, तो वो द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। और ये साइनेप्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इस साइनेप्स गैप्स के थ्रू ही ये सारा प्रोसीजर हो पाता है। तो जैसा हम इसमें देख सकते हैं कि देखिए, ये एक्सोन है, और एक्सोन जो है यानी कि एक जब भी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो रिस्पॉन्स लेकर आएंगे, तो वो किसको रिस्पॉन्स देंगे? मसल्स को देंगे। तो जो मसल्स को रिस्पॉन्स देंगे तो वो मसल्स रिस्पॉन्स करेंगी, इसीलिए तब करेंगे जब वो रिस्पॉन्स आ जाएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो जब मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मसल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का जंक्शन वो बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर गैप दो दो साइनेप्स की जब बात करते हैं, तो साइनेप्स क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप। तो इस गैप में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो केमिकल में कन्वर्ट होते हैं, और केमिकल इम्पल्स जो हैं फिर इलेक्ट्रिकल में डेंड्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो उसके डेंड्राइट से सेल बॉडी में, फिर एक्सोन, फिर नर्व एंडिंग, देन डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग। इस तरीके से जो है ट्रेवलिंग होती है सिग्नल्स की। इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ यू नोज ब्लॉक्ड, यानी कि बात यह आई। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें कि जैसा हम देख सकते हैं कि कोई डिफरेंस है कि हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ यू नोज इज़ ब्लॉक, यानी कि अगर नोज ब्लॉक है तो अगर उसका जो सिस्टम है उसमें वो ब्लॉक रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि इसमें बात की जा रही है कि अगर जैसे मान लीजिए कि इफ़ यू हैव अ कोल्ड, यानी कोल्ड हो गया है, तो क्या हमारे टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हमें केवल स्मेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम जो है ऑलिफैक्टरी जो इंडिकेटर है, यानी कि जो नोज़ है, जो ऑलिफैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं, उनको रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा और बात कीजिएगा किस तरीके से, यानी कि एक यानी कि केवल जो है, अगर बात की जाए कि अगर जो नोज़ है वो स्मेल को डिटेक्ट कर सकती है, टच को डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन है। देन व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स इज वर्ड वी यूज कॉमनली व्हेन वी वॉक टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, यानी कि रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि एकदम सडन एक्शन जो भी हम करते हैं। किस तरीके से सडन एक्शन है? वी से आई जंप आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम,
रिफ्लेक्सली एंड आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। यानी कि अगर हम कोई टेस्टी चीज़ देखते हैं तो उसको हम वो हमारे मुंह में वो जो है वो पानी आने लग जाता है, या फिर अगर हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं तो भागने लगते हैं। तो इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं वो एक कह सकते हैं कि उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं। तो यही सिचुएशन कैसे कंट्रोल होती है, कैसे मैनेज होती है, हम वही पढ़ेंगे। तो लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। टेक वन एग्जांपल। टचिंग अ फ्लेम इज़ अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जैसे अगर कोई जलती हुई चीज़ है उसको हम एकदम से टच कर लें तो वो ऑनली डेंजरस सिचुएशन है। अगर फॉर एनी एनिमल हाउ वुड वी रिस्पॉन्स टू दिस वन सीमिंगली सिंपल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें कि लेट अस कंसीडर द फर्दर। तो हम जैसे ही उसको डेंजरस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एनी एनिमल हाउ वुड बी रिस्पॉन्स टू दिस तो सीमिंगली सिंपली वेज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी टू गेटिंग बर्न एंड हाउ देयर मूव आवर हैंड। तो किस तरीके, अगर हम हाथ रखे रहेंगे तो पॉसिबिलिटी के हाथ जल जाएगा। तो उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, वो हमारा ऑटोमेटिक हमारा नर्वस सिस्टम उस सिचुएशन को मैनेज करता है। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। if nerve impulse are sent around if nerve impulse are sent around। अब इसमें बात कर सकते हैं कि sent around the way that we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve creation of such impulse। thinking is complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulse from many neurons। तो काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, काफ़ी सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं। वो एक दूसरे से फुली कंट्रोल्ड मैनर में रहते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से सिग्नल अटैच करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि अगर हम हाथ रखते हैं किसी जली हुई चीज़ पे तुरंत हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि जो हमारी हीट जो हमारे स्किन पर जो रिसेप्टर्स है, थर्मो रिसेप्टर, उन्होंने उस हीट को रिसीव किया और उन्होंने ये जाना कि ये जो हीट है ये बॉडी की जो लेवल है एक हीट को एब्जॉर्ब करने का उससे ज़्यादा है। तो वो तुरंत उस बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे और इस हीट के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन देगा कि ये चीज़ गर्म है, इससे हाथ हटाओ। तो जो मैसेज लेकर गया वो सेंसरी न्यूरॉन और जो लेकर आ रहे हैं वो मोटर न्यूरॉन्स। तो इस तरीके से हम इनका रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करते हैं। तो जैसे इसमें बात करते हैं कि हाउ डज़ द डिज़ाइन ऑफ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये बॉडी जो है वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ़ द नर्व that detect heat were to be connected to the nerve that move muscles in a simple way, the process of detecting the signal or the input and responding to by an output। तो इस किस तरीके से इस बॉडी जो है इस सिचुएशन को हैंडल करती है। कोई जनरली डेंजरस कंडीशन है या जनरली अगर बात की जाए तो जो भी बॉडी को तुरंत क्विक एक्शन लेना पड़ता है, तो एक जो क्विक एक्शन है बॉडी का, उस क्विक एक्शन सच कनेक्शन इज कॉल्ड एंड सच आउटपुट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन एक्शन। एंड और किस तरीके से जो पूरा पाथवे हुआ, यानी कि जैसे हमने ही हाथ रखा और तुरंत हटा लिया तो वो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जब हमने फ्लेम पे हाथ रखा तो किस तरीके के चेंजेस आए, कौन सा बॉडी ने पाथवे अपनाया, वो सारे जो रिस्पॉन्सेज वो रिफ्लेक्स आर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क यानी कि सडन एक्शन, दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है सडन आपने जो एक्शन लिया, लेकिन वो एक्शन जो है वो किस पाथवे के थ्रू लिया, कैसे गया वो एक्शन, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर ये जो है नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर होता है हमारा, क्योंकि ब्रेन डायरेक्टली किसी भी न्यूरॉन से बॉडी के कनेक्ट नहीं रहता है। तो ये ब्रेन जो है उससे कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बाकी की बॉडी में जो भी जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनसे टच में रहती है। तो स्पाइनल कॉर्ड हम फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर मान सकते हैं बॉडी का, जो कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। देखो इसमें है ना कि मैसेज टू ब्रेन, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये 3 तरह का पाथवे दिख रहा है यहाँ पे। देखो जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तो हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको यानी कि रिसेप्टर्स, यानी कि जब हम हाथ रखेंगे हॉट ऑब्जेक्ट पे तो यानी कि हम उसको रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव का मतलब हो गया रिसेप्टर, और रिसेप्टर इसमें आपकी क्या है, स्किन।
और स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं थर्मो रिसेप्टर, यानी कि जो हीट को सेंस करते हैं, कम हीट है, ज़्यादा हीट है या बहुत ज़्यादा हीट है। तो यानी हीट और पेन को जैसे ये रिसीव करेंगे तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन। यानी कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, और रिसेप्टर्स जो है वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाके मैसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट किससे हैं? रिले से। यानी कि रिले जो है वो मीडिएटर का काम करता है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में। तो जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करेगा? वो रिले न्यूरॉन, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये जो हीट के जो मैसेज हैं वो रिले को दे देंगे, और रिले जो है वो एक स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक्शन दे देगी कि अगर ये हीट ऑब्जेक्ट है तो इससे हाथ हटा लिया जाए। तो उसके जो मैसेज हैं वो रिले न्यूरॉन मोटर को देंगे, और मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर का काम करेंगे। यानी कि अब इफ़ेक्ट होगा, मतलब जब आपने रिसीव किया तो उसके लिए इफ़ेक्ट भी तो करेंगे। तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन हो गए रिसेप्टर, और मोटर न्यूरॉन हो गए इफ़ेक्टर। और जो मोटर न्यूरॉन है वो हमारे मसल्स से कनेक्ट रहते हैं, यानी इफ़ेक्टर्स, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी वैसे ही ये हमारा हाथ इस हॉट ऑब्जेक्ट से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ये एक पूरा पाथवे है, ये दिखा रहा है, यानी कि टच किया और हाथ हटा लिया, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन ये पूरा पाथवे है जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो मैसेज है वो रिसेप्ट किए सेंसरी न्यूरॉन ने, और सेंसरी न्यूरॉन रिले पे गया, और रिले न्यूरॉन जो है वो मोटर को देता है इन्फॉर्मेशन कि इससे हाथ हटा लिया जाए, ये गर्म ऑब्जेक्ट है बॉडी के लिए, और ये जो है आपका हाथ जला सकता है। तो इस तरीके से जो है हम इस एक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा और डीप जाया जाए तो ये जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो है दो न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं हम एसिटाइल कोलिन, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होने लग जाता है मसल्स में, और जिसकी वजह से उसका वर्क है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, और मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज़ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन ये तो पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर ही है, जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर ही होता है ब्रेन। और ये जो कंट्रोल सेंटर बॉडी का है तो ये कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है बाकी के जितने भी जो नर्व्स हैं जो अराइज हो रही हैं हमारी बॉडी से। तो किस तरह से ये कंट्रोलेशन होता है? तो ब्रेन जिसको बोल सकते हैं, ब्रेन जो है वो मिलियंस और ट्रिलियंस न्यूरॉन्स का बना हुआ एक पार्ट है जो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि बॉडी का जो 99% जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है वो ब्रेन का ही रहता है। लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो जो इमरजेंसी एक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर जैसे हमें डर लग रहा है या एक्साइटेशन है, या मान लीजिए कांटा लग गया है, या हमारा हाथ कट रहा है, या फिर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, तो तुरंत उसके लिए जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड दे देती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी बोल सकते हैं, तो क्योंकि ये कनेक्ट रहती है ब्रेन से, लेकिन वो भी अंडर द ब्रेन कंट्रोल काम करती है। तो इफ़ इज़ रिफ्लेक्स एक्शन द फंक्शन द स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी थिंकिंग ब्रिंग्स स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व विच कंप्लीट सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो इस पूरा सिस्टम ही जब न्यूरॉन से बना हुआ है तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व, काफ़ी सारी नर्व से मिलके बनी होगी। तो थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म न्यूरल कनेक्शन दीज कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ मेन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। यानी कि जो ब्रेन है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, जो बॉडी के सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये हमारे दोनों बॉडी के बायलेटरल रीजन में, अगर ये बात की जाए बैकबोन के अंदर रहती है, तो बॉडी के मिडिल पार्ट में हो गई, और मिडिल पार्ट से कनेक्ट होकर सीधे ब्रेन ऊपर से रहता है। तो ये एक तरीके से सेंट्रल, यानी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम अराइज करते हैं। बाकी का सिस्टम जो है वो सेंट्रल से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर बात की जाए तो इस तरीके से बाकी के सिस्टम्स हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं और हर पार्ट का क्या फंक्शन होता है।
तो वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस, जैसे राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट एंड ऑफ प्रोग्राम, एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन विच बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। यानी कि हाँ, हमारा जो ब्रेन है वो एक काफ़ी हाईटेक ऑर्गन जिसको बोल सकते हैं, जिसको पता है कि किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन देना है। जैसे प्रोग्राम्स की एंडिंग के बाद में क्लैपिंग करना, थिंकिंग करना, सोचना, तो ये सब एक तरीके से हो कैसे जाता है। दिस इज़ द सेकंड वे इन विच द नर्व सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। यानी कि ये हमारा जो नर्व सिस्टम है वो हमारी मसल्स के साथ कम्युनिकेट करती है और बताती है कि मसल्स को कैसे एक्ट करना है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई हमारा मोबाइल छीन के भाग रहा है या कोई चोर है वो आपकी चोरी करके भाग रहा है, तो उस कंडीशन में आप धीरे धीरे चल के नहीं जाओगे उसके पास, क्योंकि वो भाग रहा है तो आपको भी भागना पड़ेगा। और भागोगे कब, जब आपकी बॉडी की मसल जो है काफ़ी तेज़ी से वर्क करेंगी, तो उसको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, वो हमारा नर्वस सिस्टम ही देगा, जैसा मैंने बताया। तो अकॉर्डिंग टू, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो है एक हमारी मसल्स के साथ में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रहता है, जिसके थ्रू हमारी मसल्स उतना ही वर्क करती हैं जितना नीड हो। लेकिन बॉडी की ऐसी सारी मसल्स नहीं है जो कि नर्वस सिस्टम के पूरे ही कंट्रोल में रहती हैं। जैसे हमारा हार्ट है, कार्डियक मसल जो है वो नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन से बार बार पूछने की, उसको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कुछ सिस्टम है वो कंटिन्यूस ज़रूरी है, जैसे ब्रीथिंग है, पंपिंग ऑफ हार्ट है, और डाइजेशन ऑफ स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। तो ये 24 घंटे लगातार होना चाहिए, क्योंकि ये रुक जाएगा तो बॉडी ही रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे हम। इसलिए ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं, ताकि इसको ब्रेन को बार बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमें कब चलना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब दौड़ना है, वो हमारी जो मसल्स हैं वो जो है वो उसको हमारे ब्रेन से पूछने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब डिसाइड करता है कि किस तरीके का एक्शन होने वाला है। जो अभी हमने पढ़ा था, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ कितना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स में होना है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन जो है उसका जो पार्ट की अगर हम बात करें, द ब्रेन विल एक्सपेक्ट दिस टू द while different parts of the brain responsible for the different integrating inputs और outputs। यानी कि जो ब्रेन है उसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यानी कि आगे का ब्रेन, हमारा बीच वाला ही हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, 3 पार्ट हो गए ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन वाला जो आगे का जो हिस्सा है वो हमारा बेसिकली थिंकिंग, यानी कि जो भी हमारी इंटेलिजेंसी है, आईक्यू लेवल है, जितना भी हम याद कर पाते हैं या जो भी मेमोरी हम स्टोर कर पाते हैं, वो फोर ब्रेन वाला पार्ट का काम होता है। यानी कि अगर ये हिस्सा अगर आपकी बॉडी का डैमेज हो गया तो याददाश्त जाने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि फोर ब्रेन कंट्रोल द ऑल द थिंकिंग, रीडिंग एंड इंटेलिजेंस कैपेसिटी एंड आईक्यू लेवल ऑफ द बॉडी। उसके बाद अब बात करते हैं, इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन और स्पेशलाइज फॉर हियरिंग और स्मेल, साइट। और यहाँ पर भी इसमें, इसके अंदर काफ़ी एरिया जो होते हैं वो और जो है वो कंट्रोल सेंटर होते हैं। जैसे फोर ब्रेन के अंदर ही कुछ कंट्रोल सेंटर होते हैं, जहाँ पर जो है वो हमारे आँख के जो फोटो रिसेप्टर हैं वो वहाँ से सिग्नल मिलते हैं, स्मेल के मिलते हैं, टच के मिलते हैं, सेंस के मिलते हैं। तो फोर ब्रेन का एक ये काम भी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात की जाए तो आएगा ऐसा क्या, देयर इज़ अ सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय द पुटिंग इट टुगेदर विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर एज वेल एज विद द इन्फॉर्मेशन दैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। यानी कि जो ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी है या जो नई मेमोरी आने वाली है, उनके बीच में भी इंटरप्रिटेशन के लिए न्यूरॉन्स होते हैं, और वहाँ पर हाईली एक कोऑर्डिनेटेड मैनर होता है, जिसके थ्रू सेंसरी, मोटर और रिले अपना अपना काम करते हैं, और पर्टिकुलर स्टिमुलाई के थ्रू कैसा रिएक्शन देना है वो हमारी बॉडी को बताते हैं। हाँ, तो बेस्ड ऑन all these decisions are made how the response of the information is passed on to the motor areas which control the मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। यानी कि बॉडी के अंदर जो है एक्शंस दो टाइप के हो गए फिर इस आधार पे, एक वॉलेंट्री एक्शन और एक इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी को ब्रेन से पूछ के करने, जैसे
कब हमें दौड़ना है, कब हमें शाउट करना है, कब हमें शांत रहना है, कब हमें रोना है, वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, तो हम उसी तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस कुछ होते हैं हमारी बॉडी के जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट का पंप होना। बार बार हार्ट अगर पंप होके अगर ब्रेन की परमिशन लेगा तो ये काफ़ी रिस्की प्रोसेस हो जाएगी। और जबकि जो 1 मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट की जो बीटिंग होती है, हार्ट बीट होती है, तो इसके लिए उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ब्रीथिंग को पूछने। हम सोते हैं तब भी पंप करता रहता है, और हमारे जो लंग्स हैं वो वर्क करते रहते हैं, और जो स्टमक है वो भी डाइजेस्ट करता रहता है। तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस हो जाते हैं हमारी बॉडी के, ब्रीथिंग, पंपिंग ऑफ हार्ट, डाइजेशन ऑफ बॉडी, ये सारा। और किडनी जो है वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर कर रही होती है ब्लड को। तो ये सारा इनवॉलंटरी एक्शन है। लेकिन जो एक्शन हम सोच समझ के करते हैं, वो जो एक्शंस है वो वॉलंटरी कहलाते हैं। तो इस तरीके से फोर ब्रेन वाला जो हिस्सा है, और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। तो इसके बाद इसमें ये सेरिब्लम, और ये जो उसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, क्रेनियम कैविटी बोलते हैं, जो स्कल होता है, इसमें 7 मसल्स 7 मेम्ब्रेन्स होती हैं। और मिड ब्रेन वाला जो हिस्सा है, जिस हिस्से में हम बात कर सकते हैं कि अगर हम बात की जाए तो कि बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन, यानी सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पोन्स, मेडुल्ला और सेरिब्लम। यानी कि पोन्स और मेडुल्ला, यानी पोन्स जो है वो बेसिकली हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही मेडुल्ला जो है वो हमारी बॉडी के वोमिटिंग सेंटर वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ये 3 पार्ट जो हैं वो हेड ब्रेन के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मिड ब्रेन है, यानी कि फोरो ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बाकी का इसमें जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो वर्ड देख रहे हैं आपको, ये इसमें ये ग्लैंड है। हमारी बॉडी की सबसे मास्टर ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, और ये पिट्यूटरी जो है वो इसके अंडर कंट्रोल में वर्क करती है। यानी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, और यहाँ अभी तक आपने सुना होगा कि इंसुलिन भी है, पैनक्रियाज भी है, ये वो पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, लिवर ग्लैंड है। तो ये सब वर्क कैसे करते हैं, इन सब को कैसे वर्क करना है वो हाइपोथैलेमस बताती है, लेकिन अंडर द कंट्रोल पिट्यूटरी के वर्क करेंगे। इस तरीके से ह्यूमन ब्रेन जो है वो वर्क करता है। तो बॉडी का यानी ब्रेन का आगे का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर हमारी इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और मेमोरी, स्टोरेज, और इस सब का वर्क करता है। और जो मिड ब्रेन यानी मिडिल वाला जो रीजन है, ये बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। यानी पोस्चर मतलब हमारी बॉडी का जो बैलेंस, हम जैसे सोते हैं और एकदम से उठ जाते हैं, तो उठ के फिर हमें सीधे चलना है या टेढ़ा चलना है, और ये अगर ये बॉडी का ये पार्ट इफेक्ट हो जाता है तो हम सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते। तो बॉडी का जो पोस्चर है, जो बैलेंस है, उसको कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का है। बाकी का जो हमारा जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे पंपिंग ऑफ हार्ट, ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करना और हार्ट रेट कंट्रोल करना, ये सब हिंड ब्रेन का काम होता है। देन उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है और ब्रेन के सिग्नल बॉडी के बाहर देती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इसमें लेट अस लुक एट द अदर यूज़ ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। और अगर हम बात करें और भी रिफ्लेक्स का, अगर हम वर्ड का और भी बात करें तो इसमें अवर माउथ वाटर्स, जैसे कोई टेस्टी फूड देखकर बात की तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या लाइट में, डार्क लाइट में चले जाएं तो हमारी आंखें जो हैं वो बंद होने लग जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पीपल, और फूड ऑटोमेटिक जो है वो इससे डाइजेस्ट होने लग जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स हैं। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, देयर इज़ अ पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। यानी कि मिडिल जो ब्रेन है, जैसे स्ट्रेट लाइन में चलना, राइडिंग करना, यानी कि साइकिल चला रहे हैं वो भी बैलेंस के थ्रू ही चला रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, और पेंसिल को पिक करना, वो भी उसको भी कंट्रोल करने का काम हिंड ब्रेन का है। किस मैनर में हम पेन को यूज़ करेंगे वो भी हिंड ब्रेन ही करता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, किस तरीके का ये प्रोसीजर होता है और किस तरीके से हम इसको, हमारी बॉडी जो है वो अंजाम देती है। नर्वस सिस्टम कैसा है हमारी बॉडी का, स्टिमुलाइज क्या होते हैं, इफेक्टर, और उसकी तरह पे किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आपका फर्स्ट पार्ट था, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी कंटिन्यू सून। सो लेट्स एंजॉय।
अब इसमें बाकी का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किस तरीके से प्लांट्स में जो है प्लांट्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं और किस तरीके से जो है प्लांट्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा किस तरीके से उसकी हम बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स में होता है। और फिर हम बात करेंगे कि कितने टाइप से ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो भी एक केमिकल मैसेंजर रिलीज़ करते हैं जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। वो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं, देन उस केस में फिर हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। तो पहले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे होता है, और प्लांट्स में किन हार्मोन्स के थ्रू होता है, और एनिमल्स में भी होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एंड थैंक यू।